मेल्टिंग है, ये जो हम वाटर वॉर्स की बात करते हैं, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट है? मैं ना आपकी दाद दूंगा जो आपने मेरे से सवाल पूछे। साउथ एशिया में सिर्फ 4% फ्रेश वाटर, हमारे पास फ्रेश वाटर है नहीं। The Himalayan glaciers have been melting in Jammu and Kashmir and Ladakh region in India. उस तक पाकिस्तान से कभी न्यूक्लियर वॉर ना लड़े, ना टैंक लेके जाएं, शायद ये जंग लग जाएंगे, लेकिन लड़ाई पानी पे हो सकती है। हम न्यूक्लियर वॉर कर रहे हैं, लेकिन वाटर वॉर जो मेन कंसर्न है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। वाटर इज अ ह्यूज रिसोर्स एंड वी आर वाटर स्ट्रेस्ड नेशन। ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, जो भी ट्रम्प की धमकियां हैं ऑयल के बारे में, ट्रम्प तो वो अपने मागा उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अनपढ़ अमेरिका एक तरीके से, उसकी वो वोट बैंक है, वो उसको एड्रेस कर रहा है। वहीं पे अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान को चाइना और टर्की दोनों का सपोर्ट मिला। वहाँ तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरेस्ट खाली साधे जा रहे हैं। हमें भी एक आईना देखने का मौका मिला। हम बहुत अपनी करते थे कि हमें दुनिया बहुत मान रही है। वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस। अफगानिस्तान जो कि तालिबानी सरकार है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, काबुल में हमारी एम्बेसी बन जाती है। 15 अगस्त तक ये हमारे पड़ोसी थे, 1947 तक। नाउ वी हैव कम। नाउ मुत्तकी को बुलाना यहाँ और उनको देवबंद लेके जाना बहुत करेजियस स्टेप था, बहुत सही स्टेप। सरकार ने भारत फोर्ज एंड अडानी ग्रुप, इनको ऑर्डर दिया है अराउंड 27,000 करोड़ CQB कार्बाइन्स का। भारत फोर्ज एक बहुत टॉप क्लास काम किया उन्होंने। अडानी की मैं बात नहीं करूंगा, प्राइवेट इंडस्ट्री का इसमें आना बहुत वेलकम स्टेप है। दोस्तों, वंदे मातरम। सो आज एक नए अध्याय की शुरुआत जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, लीजेंडरी पर्सनैलिटी के साथ। एंड आज हमारे साथ मेजर जनरल यश मोर जी हैं एंड किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और आज हम बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं सर से, जैसे कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट, तालिबान के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि सर के बहुत सारे फ़ैन हैं पाकिस्तान में, लोग लाइक करते हैं, और क्यों लाइक करते हैं ये पता चलेगा अभी आपको डिस्कशन के बाद। एंड बहुत सारे कॉम्बैट ऑपरेशन में भी सर सक्रिय रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि इंसान जितना अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता है, उससे ज़्यादा वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। और अगर एक्सपीरियंस किसी ऐसे लेजेंडरी इंसान के हों जिसने 40 साल देश की सेवा में लगाए हों, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना एक अलग ही बात होगी। सर ने काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी जैसे कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस लीड किए हैं, और उनसे ही जानेंगे आज कि उन्हें हम मेजर जनरल यश मोर के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स में उनके दिलेरी के किस्सों की वजह से, उनकी दिलेरी की वजह से उनको दिलावर के नाम से भी जाना जाता था। तो सिर्फ इतना ही नहीं, उनसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आज तक कभी डिस्कस नहीं हुई। तो आइए हम आप मिलके स्वागत करते हैं मेजर जनरल यश मोर सर का। Sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you to both of you. It's such a pleasure to see you. The honor is all ours, sir. एंड सर, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। और मैं वहीं से शुरू करूंगा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऑफलाइन मोड पर बात हो रही थी। आप कुछ ऐसी बात कर रहे थे, हिंदी में नहीं कहूँगा, थोड़ी सी ठेठ हो जाएगी। आपका ये कहना था कि आप मिसफिट रहे हैं, लेकिन ऐसा मिसफिट व्यक्ति जो कि पहली बार में UPSC, CDS, SSB आपने पहली बार में ही निकाल लिया था, तो फिर सर मिसफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही झटके में ये सारी चीज़ें निकालना, और वो भी आपने ऐसा शब्द कहा था कि मैं बचपन में नालायक था। हाँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है एक्सेप्ट करना। मैं इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि जो लाखों युवा मुझे फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे में वो चीज़ देखते हैं कि यार सर कर सकते हैं। और यही मैं एग्जांपल भी देता हूँ यार, जब मैं इतने फेलियर्स के बाद ज़िंदगी को एक सही लाइन पे ला सकता हूँ, और जब डिटर्मिनेशन आया तो फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो सकती है। तो वो स्कूल का दौर और मैथमेटिक्स और घर से दूर रहना, वो एक दौर था जब पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान कम था। बट क्योंकि मेरा शुरू में स्कूल में अच्छा नहीं किया, मैंने शुरू के एग्ज़ाम पास नहीं किए कोई भी, लेकिन कॉलेज आते-आते तक इतनी डिटर्मिनेशन और इतना अपने आप को मैंने परिपक्व कर लिया था, रेडी कर लिया था कि आई वाज़ क्लियर, वेरी क्लियर। 3-4 साल पहले भाई 1983 व्हेन आई फिनिश्ड कॉलेज, जैसे ही ग्रेजुएशन होगी आई शुड बी इन अ मिलिट्री अकेडमी। ग्रेट सो सर। एवरीथिंग हैपेंड बिल्कुल क्लॉकवर्क। फर्स्ट चांस में UPSC क्रैक करना, अक्टूबर 82 में मैंने एग्जाम दिया था,
एंड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्किंग्स है मेरी। मैं यूपीएससी की आपको रिजल्ट शीट दिखाऊंगा, मेरे पास अभी रखी हुई है। जी। उसके बाद एसएसबी गए उस जमाने में, और वहां पर भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। आई वाज द ओनली वन हु गॉट रिकमेंडेड बाय बैच, फर्स्ट चांस में क्लियर किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल होता था तब मद्रास में, वहां गए, तब तक आईएमए के लिए क्लियर कर लिया मैंने नेक्स्ट चांस के लिए। फिर उसको रिजाइन करके मैं आईएमए गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां से मैं फाइनली पास आउट हुआ। तो मेरी लाइफ में काफी कुछ हुआ। तो मैं पहले मानता हूं कि यस, मैं मिसफिट था, नालायक था, या ध्यान नहीं देता था पढ़ाई की तरफ। लेकिन जब डिसाइड किया कि कुछ करना है, उसके बाद आई नेवर लुक बैक। मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें मैं फेल हुआ हूं। उसके बाद कोई एग्जाम, जो मैंने एग्जाम दिया आर्मी में भी, बहुत एग्जाम पास करने पड़ते हैं आपको प्रमोशन के लिए, लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, कैप्टन टू मेजर। हमारा एक एग्जाम होता है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, बहुत प्रेस्टिजियस होता है, उसको भी मैंने फर्स्ट चांस में क्रैक किया। और तो तो सर स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? क्योंकि देखिए आप खुद कह रहे हैं कि मैं नालायक था और एक झटके में पहली बार में क्लियर भी करना, तो सर स्ट्रेंथ कहीं से तो मिली होगी, कोई मोटिवेशन? और ये सर आई थिंक बहुत सारे जो हमारे युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ा लेसन और मोटिवेशन होगा। हाँ, मैं ना यही बताता हूँ युवाओं को कि ये नंबरों की दौड़ में मत रहो। ये बहुत टेम्परेरी है कि आपके 95% आए या आप क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। आप जो लाइफ स्किल सीखते हो ना, वो ज़्यादा ज़िंदगी में काम आते हैं। तो बहुत अर्ली ना मैंने आई डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल्स। गाँव का रहने वाला हूँ, माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई थी। फादर भी 9वीं 10वीं तक फ़ौज में सिपाही भर्ती हो गए। तो उस एटमॉस्फेयर से मिलिट्री स्कूल जाना, जहाँ इंग्लिश मीडियम था, और 2-3 साल तो हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आई लोग क्या बोल रहे हैं। वहाँ से इंग्लिश डिबेट में हिस्सा लेना, इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखना, इंग्लिश प्ले में हिस्सा लेना, इंग्लिश की हज़ारों किताबें पढ़ना। सो बच्चे क्या करते हैं, दे डोंट डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करते हैं। तो पर्सनैलिटी बनेगी अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे लोगों की संगति में रहने से, स्पोर्ट्स करने से, माइंड को फ्लेक्सिबल रखने से। तो बहुत समटाइम से 9th-10th मैं क्लियर हो गया था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में और किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स, उस ज़माने में जब लोगों को पता नहीं था न्यूज़पेपर क्या है, मैं अखबार पढ़ता था। मैं बीबीसी की हिंदी सेवा का वो टॉप श्रोता होता था उस टाइम पे, कि भई मैं कोई न्यूज़ बुलेटिन मिस नहीं करता था। छोटा रेडियो रखता था अपने पास। मुझे सारी दुनिया का पता था क्या हो रहा है। सो भारत में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, अपनी पर्सनैलिटी, भागना, दौड़ना, गेम्स, बॉक्सिंग से लेके एथलेटिक्स तक सब किया, किताबें पढ़ी, डिबेटिंग किया। तो आई डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो कि मेरी ज़िंदगी में काम आई, फ़ौज में काम आई। इतना फ़ौज में काम किया, और अब रिटायरमेंट के बाद भी इसकी उसी की बदौलत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई से कि यूथ को डोंट वरी, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा, छोड़ दो उसको। फाइंड आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, एंड देन वर्क वर्क टुवर्ड्स ऑन योर, बेसिकली ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडीड सर, इनफैक्ट आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और क्योंकि अलग-अलग जगह पोस्टिंग हुई है आपकी, तो आपने भारत के अलग-अलग जगहों को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। अनंतनाग हो गया, सियाचिन हो गया। बट उसी में आई थिंक आपने लद्दाख को भी बहुत अच्छे से जाना है। तो मैं अपना सवाल, क्योंकि अभी ये रीसेंट न्यूज़ है, लद्दाख में अभी रिसेंटली सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर अरेस्ट किया गया। आप क्योंकि इस मुद्दे पे काफ़ी आप बात कर चुके हैं, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो अरेस्ट हुआ है, ये एक्चुअली में नेशनल थ्रेट है, या ये सिर्फ़ सिविल लिबर्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं पहले लोगों को बता दूं कि कृपया करके लद्दाख को ये टेलीविजन स्टूडियो की नज़रों से मत देखो, और जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चले 2-3 दिन लगातार, उससे मत देखो। लद्दाख को मैं लॉयल फ्रंटियर ऑफ इंडिया कहता हूँ। भारत की जो है वफादारी की सरहद कहता हूँ मैं लद्दाख को। लद्दाख के लोगों ने 1947-48 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, सियाचिन ग्लेशियर आज अगर हमारे पास है तो लद्दाख के लोगों की वजह से। और 99 कारगिल वॉर, और जो है अभी गलवान में 5 साल पहले चाइना के साथ इतनी जबरदस्त झड़प हुई। हर जगह लद्दाख के लोग जो है, इंडियन आर्मी में भी हैं लद्दाख स्काउट्स, और वैसे भी लद्दाख के लोकल जो बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक इंडियंस हैं। तो कृपया करके इसमें ये मत देखना कि ये लोग किसी के एजेंट हैं, किसी के बहकावे, बिल्कुल नहीं, सारी की सारी कोरी बकवास है अगर कोई लद्दाख के बारे में बोलता है। पहले तो मैं ये बता दूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कारगिल के हों, जो कि शिया मुस्लिम है, या लेह के, जो कि 95% बुद्धिस्ट है। तो ये बड़ा अजीब
वो है और बहुत अच्छे लोग हैं। नाउ कमिंग टू सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक देश का एक आइकॉन है, वो एक नेशनल एसेट है। जो काम उस शख्स ने किया ना, वो आदमी 2-3 जन्म में भी नहीं कर सकता है। ही इज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ही इज़ अ इनोवेटर, ही इज़ अ साइंटिस्ट। और मैं इसका काम जब उसने सेकमॉल बनाया था 35 साल पहले, वो अगर आप देखोगे ना, वो एग्ज़ाम्पल वो जो उसने क्रिएट किया, वो देश के हर स्टेट में क्रिएट होना चाहिए, कि जो बच्चे 9वीं 10वीं नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको कैसे एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, उनकी पर्सनैलिटी को। ही स्टार्टेड दैट टाइम, उन्होंने जो एजुकेशन में काम किया, और वो तो ठीक है काम किया। अब जो उन्होंने एनवायरनमेंट को लेके जो जागरूकता उन्होंने पूरी दुनिया में लद्दाख को लेके चले गए हैं वो। लद्दाख में पानी की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने आइस स्तूपा बनाए, कि सर्दियों में हम आइस का स्तूपा बनाएंगे, वो पानी स्टोर करेंगे और गर्मियों में उस पानी को यूज करेंगे। लद्दाख में पानी की बहुत सीवियर क्राइसिस है, तो उस पे उन्होंने, किसी ने सोचा नहीं था ऐसी चीजें आएंगी। ही स्टार्टेड दिस। उसके बाद उन्होंने जो है वहां जो बिल्डिंग्स बनती हैं, मैं खुद वो बिल्डिंग मैंने देखी है, कि बिल्डिंग है बाहर -30 डिग्री टेम्परेचर, -30 35 डिग्री है, लेकिन सोनम वांगचुक के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग के अंदर +18 डिग्रीज है। आप बनियान में बैठ के काम कर रहे हो, टी शर्ट में पहन के। उसका जो स्कूल है, या जो उसने अभी ह्याल यूनिवर्सिटी बनाई है, उसमें मैं अभी भी 1.5 महीना पहले गया था। आपको हैरानी होगी, वो बिल्डिंगें इस शख्स के माइंड की इजाद है वो। तो किसी भी बिल्डिंग में ना वो बुखारी यूज होती है, ना हीटर यूज होता है, ना जनरेटर से रिलेटेड हीटिंग डिवाइस। ये दुनिया में कहाँ है जहाँ इतना टेम्परेचर हो? सारी दुनिया में हीटेड, सेंट्रल हीटेड होते हैं। हमारे दफ्तर हीटेड है पूरे लद्दाख के अंदर, हमारे घर हीटेड है। अलग अलग तरीके से हम अपने जवानों को गर्म रखते हैं, ऑफिसर्स को गर्म, सब जगह हम डीजल फूकते हैं, हम जनरेटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक ये कोई चीज यूज नहीं करता। और वो उसने बहुत कोशिश की समझाने की कि ये तरीका, तो ही इज, उनका काम अलग तरीके का है। नाउ कमिंग टू ये लद्दाख में समस्या देखो, ये जब यूटी बनी, जब 370 हटा और यूटी बनी, अक्टूबर 2019 में वहीं था। मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ था जिस दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वोन इन हुए लद्दाख के, और इतनी खुशी की थी उस पूरे माहौल को। सोनम वांगचुक वाज इन द फोर फ्रंट सेलिब्रेटिंग दिस, कि यूटी मिल गया लद्दाख की। ये 1989 से डिमांड थी, 1989 में भी फायरिंग हुई थी, कुछ लोग शहीद हुए थे लद्दाख के वांटिंग यूटी, तो वो जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहते थे। अब उनको ये मिल गया, तो बहुत लोग खुश हुए। ले में इधर कारगिल में ज्यादा खुश नहीं हुए, दे वर म्यूटेड इन द रिस्पॉन्स, ये फैक्ट है। तो उसके बाद प्रॉमिस किया गया 2019 के इलेक्शन में, वहां के यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सबको जानते हैं जेटीएन को, उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ा अच्छा भाषण भी दिया, बड़े पॉपुलर हुए वो इलेक्शन भारी उसमें, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया उस टाइम पे उनकी पार्टी ने कि हम आपको 6 शेड्यूल भी देंगे, आपको जो है लेजिस्लेचर भी देंगे, आपकी जो मतलब डिमांड्स थी स्टेटहुड की सारी डिमांड कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में थी। तो उसी चीज को लेके अब लोगों में फ्रस्ट्रेशन शुरू होगी, 21 22 23, यार क्यों नहीं हमें कुछ मिल रहा है, इतना प्रॉमिस किया। फिर एलजी चेंज हो गए, दूसरे एलजी आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई, तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि दिल्ली दूर है और शायद हमारी समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं। तो इन्होंने 2-3 फास्ट किए। गर्म सर्दियों में जब -30 35 डिग्री था, ये खरदुंगला जाके फास्टिंग करना चाहते थे, बर्फ में ओपन में, वो अलाउ नहीं किया। तो अपने कैंपस में ही वाज स्लीपिंग इन द ओपन अंडर फास्ट। तो गांधीयन है सोनम वांगचुक। उसके बाद इन्होंने पैदल यात्रा करी लेह से दिल्ली। आप जरा 2 मिनट के लिए मन में सोचो, कौन शख्स है जो लेह के हाई एल्टीट्यूड से उस इलाके से दिल्ली पैदल आएगा अपनी यात्रा करके ये डिमांड मनवाने के लिए। तो ही इज बीन डूइंग दिस, ही इज द फेस, ही इज अ नॉन पॉलिटिकल। वो कभी उनको इलेक्शन से आज तक तो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई पावर चाहिए या कोई सीट चाहिए। इज वन ऑल द ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज से नीचे सारे अवार्ड है उनके पास, और वो भी एक दिन मिलेगा। मैं आज आपको आपके चैनल में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर अ नोबेल प्राइज इन फ्यूचर। तो वो ऐसा बंदा है, ऐसा शख्स है जो उसको लोग एक आइकॉन की तरह देखते हैं, नेशनल एसेट है वो, एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो हाउ कैन ही बी एन एंटी नेशनल? उस पे आप कैसे, क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ऐसा इंसान? ये हमें अपने गिरेबा में झांकना है, हमने अपने गिरे। तो ये आई एम श्योर मतलब वेरी सून यू नो ट्रूथ विल कम आउट, ट्रूथ विल प्रिवेल, सत्यमेव जयते हमारे देश का मोटो है। सो ये है। और लद्दाख में अब लोग
बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूँ कि जो आम इंसान है, चाहे वो कारगिल का है या लेह का है, वो काफ़ी काफ़ी दुखी है, जिस प्रकार का गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया। इनफैक्ट उससे अभी देहरादून में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हर जगह पूना में हो रहे हैं। हैं। पूना में हो रहे हैं, बैंगलोर में, यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली में बच्चे, यंग बच्चे, ऐसे लोगों को आज कहाँ है कम्युनिटी लीडर, आप मुझे बताओ ना। पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर सारी पार्टियों के हैं। कम्युनिटी लीडर मुझे बताओ पिछले 20 साल में एक शख्स जिसने भारत को, हम कह सकते हैं भी ये नॉन पॉलिटिकल है बट कम्युनिटी के लिए, तो वो एक एक बहुत बड़ा कम्युनिटी लीडर है, सोनम वांगचुक। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एज़ अ पर्सन। और अगर आपको लगता है कहीं न कहीं उसके उसमें कोई है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जोधपुर जाना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ओवरडू है। एंड अगर कोई कमी पेशी है तो दैट कैन ऑलवेज बी विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ, उसको देखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेट इट कम आउट इन फ्यूचर, बट उसको एंटी नेशनल घोषित करना थोड़ा-सा अच्छी बात नहीं हमारे देश के लिए भी, और एक ऐसे लीडर की इमेज, और ऊपर से उसकी जो उनकी जिस प्रकार से इमेज को टारगेट किया गया मीडिया द्वारा या व्हाट्सएप पे, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि लोग उसको फैला दिया पूरा 2-3 दिन, एक ग्राउंड बना दिया कि ये ऐसा है। किसी ने बोल भी दिया कि पाकिस्तानी हैंडलर उसके साथ टच में था। चीज़ें थोड़ी-सी ना मानने वाली है। ट्रू। देखिए देखते हैं सर अभी भारत सरकार इसके बारे में क्या करती है एंड कब लेह लद्दाख को प्रॉपर दर्जा मिलता है राज्य का। और अगर सरकार की बात करें तो एक भारत सरकार के लिए एक क्वेश्चन भी है मेरी तरफ से कि अभी जैसे अक्टूबर 2025 में भारतीय सरकार ने भारत फॉर्ज एंड साथ में अडानी ग्रुप, तो इनको ऑर्डर दिया है अराउंड 27,000 करोड़ CQB कार्बाइन्स का। सर यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर और आगे से ये इन कंपनियों का ये कहना है कि विद इन 2 इयर्स ये ऑर्डर कंप्लीट कर भी देंगी। HAL हॉल तो अभी तक अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाई है, तेजस आज तक नहीं मिले। अब ये अलग बात है कि इंजन्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, उसके पीछे उनकी क्या गलतियाँ रही हैं। सर क्या लगता है कि 2 साल में कंप्लीट कर पाएँगे? वो भी उस समय जब भारत को इस समय एक डिफेंस में बहुत सारे वेपन्स की ज़रूरत है। हमें अपनी सरहदों सरहदों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। थ्रेट है हमें आज पाकिस्तान से, चाइना से। देखो अभी ना डिफेंस के अंदर ये ज़रूरत भी थी कि हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आएँ। इसमें ये बात पिछले 30-40 साल से हो रही है। क्योंकि आपने तेजस की बात की, मैं कहता हूँ अर्जुन टैंक का आप एग्ज़ाम्पल ले लो, जी। पिनाका मिसाइल सिस्टम का एग्ज़ाम्पल ले लो, नाग मिसाइल सिस्टम का। बहुत से हमारे प्रोजेक्ट हैं जो हम जब सेना में आए थे, तब शुरू हुए थे, और हमारी तकरीबन सर्विस पूरी होगी, वो सैटिस्फैक्टरी तरीके से इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाए। ओके। तो हमारा दैट मीन्स टेक्नोलॉजी में कहीं न कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीशन में वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं रही है, वी मस्ट एक्सेप्ट। नाउ विद प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स कमिंग, अडानी की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उनका इतनी चीज़ों में उनका व्यापार है कि डिफेंस में वो क्या काम करेंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट भारत फोर्ज एक बहुत टॉप क्लास काम किया उन्होंने। फॉरेन में बहुत से स्पेयर पार्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। एक ज़माना था जब भारत फौज के ट्रक्स के स्पेयर पार्ट्स दुनिया के बेहतरीन ट्रक्स यूज़ करते थे। ऐसे हमारी बहुत कम एलएनटी है, एलएनटी ने बहुत बढ़िया गन बना के दी आर्टिलरी के लिए। तो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री का इसमें आना बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मुझे जहाँ तक ओपन स्पेस में पढ़ता हूँ, आई थिंक बहुत सी फॉरेन कंपनीज़ कोलैबोरेट करके ये वेपन्स प्रोड्यूस कर रही हैं भारत में, स्पेशली कार्बाइन है। हम वेपन्स क्योंकि हम अपना बना ही नहीं पाए, अपनी राइफ़ल भी नहीं ढंग की बना पाए, है ना? तो वो इंसास राइफ़ल हमने बनाई, वो फेल हो गई, इतनी अच्छी नहीं थी। सो वी नीड बेटर क्लोज़ कॉम्बैट के लिए बेटर वेपन, हम जनरली इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसमें कंपनीज़ आ रही हैं। तो लेट अस वेट एंड वॉच। आई एम होपफुल कि ये ज़रूरत थी प्राइवेट पार्टनरशिप की और इंडियन इंडस्ट्री को ये भरोसा देने की। अब इसमें से कितना ऑफसेट होगा, विदेश से आएगा, ये जब प्रोडक्ट आएगा तभी कह सकते हैं, बट इट्स अ गुड स्टेप। सर एक तरफ तो हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं विद सम काइंड ऑफ सपोर्ट, वहीं पे अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहाँ पे पाकिस्तान को चाइना और टर्की दोनों का सपोर्ट मिला। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो टू फ्रंट वॉर की हम बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा समय भी आ सकता है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का प्रॉक्सी बन के काम करे, या चाइना पाकिस्तान को एक टूल की तरह हमारे अगेंस्ट यूज़ करे? क्योंकि जो चल रहा है जिस तरह का सपोर्ट दिख रहा है उधर, वहाँ तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरेस्ट
खाली साधे जा रहे हैं? बहुत सिचुएशन चेंज हो गई सिंदूर और उसके बाद, और हमें भी एक आईना देखने का मौका मिला कि हम बहुत अपनी करते थे कि हमें दुनिया बहुत मान रही है, बट हमें वी वर लेफ्ट फ्रेंडलेस, विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट, कि हमारे डेलीगेशंस भी गए एमपीज के अलग अलग कंट्रीज में, बता के आए हमारा क्या स्टैंड था। कंडेम सबने किया पहलगाम को, बट साथ में उन्होंने हर जगह टेररिज्म को कंडेम किया, बट किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। राइट। और जो हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर करता है टेररिज्म, वो करता रहा है 1989-90 से, तो कश्मीर में कर रहा है, उससे पहले पंजाब में ट्राई कर चुका है, उससे पहले नेपाल के थ्रू आपको पता है IC-814 हाईजैकिंग वगैरह, Right. हर चीज में पाकिस्तान ISI की एक छाप है, एक तरीका उनका काम करने का। वो दे बीन ब्लीडिंग इंडिया थिंकिंग कि विल ब्लीड देम बाय 1000 कट्स, वो हो नहीं पाया, तो फ्रस्ट्रेशन है। और पाकिस्तान आर्मी पे आगे बात करेंगे तो बताऊंगा किस टाइप की सोच है उनकी। तो ये सब है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, ये हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, ये वो लोग कोट करते हैं। ऐसी पार्टनरशिप दुनिया में किसी दो मुल्कों के बीच में नहीं है। अब कमाल की बात आप सोचो, चाइना वाले उर्दू नहीं समझते हैं, ना कुर्ता पजामा पहनते हैं, ना बिरयानी खाते हैं, उनका खाना पीना रहना सहना सब अलग है। पाकिस्तान वाले कोई चाइना से उनकी ना लैंग्वेज कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन ये दो इतने घनिष्ठ मित्र क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं दिस इज अलाइनमेंट विच इज एंटी इंडिया, एंड वो नजर आ रहा है। प्लस चाइना जो है ना, चाइना बहुत दूर की सोच के काम करता है, तो पाकिस्तान की लोकेशन पाकिस्तान का फेवर करती है, इसीलिए टर्की, अजरबैजान, चाइना वगैरह इतने। अब यूएस, अब देखो ना कैसे ट्रम्प ने 2 बार तो इनके आर्मी चीफ को बुला लिया व्हाइट हाउस में, और कितनी उनकी तारीफ कर रहे हैं वो। तो वो इसलिए कि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत जबरदस्त है। चाइना को अपने एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज चाइना अगर जब हमारे सिलोन और इस रास्ते से इंडियन पेनिनसुला से जाएगा, तो बहुत से चोक पॉइंट बनते हैं जहां पर क्वाड इंडिया कोई ना कोई उसको डिसरप्ट कर सकता है। चाइना की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए उसने ग्वादर पोर्ट को डेवलप करके सी पैक से लेके वो उसने अफगानिस्तान ये, तो उसने अपने आप को एनर्जी वाइज सिक्योर कर लिया है। तो दैट इज वाई चाइना रिक्वायर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान रिक्वायर्स चाइना, बिकॉज नोबडी एल्स विल गिव क्रिएट दिस काइंड ऑफ। यूएस वेपन देगा, सब कुछ देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेगा जो चाइना क्रिएट कर रहा है। सो आने वाले दिनों में, बट ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है कि हम पाकिस्तान को कैसे मैनेज करें। और चाइना, देखो चाइना हमारा पड़ोसी और सदा रहेगा, है ना। और चाइना की जो डेवलपमेंट है, चाइना की जो ग्रोथ है, ये पूरी दुनिया में सबको हमें बताने की जरूरत नहीं है। और क्या रास्ता उस देश ने चुना है, दे आर गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो, दे हैव लिवरेजेस, बहुत जबरदस्त लिवरेजेस हैं उनके पास, दुनिया को उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया। तो नाउ वी हैव मेड फ्रेंड्स विद गलवान के बाद, अब प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, हुई है वहाँ पे, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है, अभी 2 दिन पहले ही डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई हैं। राइट। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगा। वी नीड चाइनीज इंजीनियर्स हियर, वी नीड देयर इन्वेस्टमेंट हियर, एंड आवर एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग देयर एंड स्टार्टिंग बिजनेस देयर एंड ऑल। तो चाइना के साथ आई थिंक वी नीड टू हैव गुड रिलेशंस एंड मैनेज पाकिस्तान एंड लुक एट ईरान एंड यूएस एंड अदर। तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के हित में काम करना चाहिए। मैं इतना वॉर मॉन्गर नहीं हूँ कि 2 फ्रंट हो जाएगा, 3 फ्रंट हो जाएगा, जब होगा तब देखी जाएगी, उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो why should we speculate now? We have good defense forces. We need to build capabilities. मैं बार बार यही अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इस चीज में मत रहो कि ये मिसाइल पाकिस्तान डर जाएगा, ये हेलीकॉप्टर आ गया चाइना डर जाएगा, ये बोलने की बातें नहीं है। वी नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज एज ए नेशन। वो कैपेबिलिटी हम अफ्रीका में यूज करेंगे या पड़ोस में, हमारी मर्जी है। सो उसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, उसके लिए हमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस में काम करना चाहिए, उसके लिए हमें सब देशों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए, एंड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब तरीके से काम करें कि जब जरूरत हो देश को कि हम उस चीज को यूज कर सके। सो दैट इज द चैलेंज। आई थिंक वी शुड बी एबल टू मैनेज 2 फ्रंट और 2.5 फ्रंट। इसकी ज्यादा, इसका आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में कोई ज्यादा औचित्य है नहीं। सर आपने सच में बहुत अच्छी बातें बताई। जैसे आपने एक बात कही ना, नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें जो चाहे वो हमें करना चाहिए। जैसे चाइना ने अभी पाकिस्तान को फ्रंट में लेके आ रहा है, तो एक प्रॉक्सी वार भी लड़ रहा है चाइना हमारे साथ। तो अभी भारत ने भी सिमिलर एक स्ट्रेटजी चली है, बिकॉज अभी हमारे देश में अभी अक्टूबर 2025 अफ़गानिस्तान, जो कि तालिबानी सरकार है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, काबुल में हमारी
एम्बेसी बन जाती है। जब सितंबर 2021 में धमाका हुआ था अफ़गानिस्तान में, तब तो हमारी तरफ से अप्रूवल नहीं थे, लेकिन अचानक इतना हमारा क्लोज़ आना। जैसे ज़रा अभी बगराम एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो भारत कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान के साथ एक रिश्ते बेहतरीन बनते जा रहे हैं अभी। लेकिन क्योंकि तालिबानी सरकार है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह की उनकी एक रूपरेखा है, जो समझ है, आज तो सही है, लेकिन कल के लिए भारत के लिए खतरा भी हो सकती है? देखो हमने ना अपने रीजन को लेके एक बहुत भयंकर भूल करी अगस्त 21 में जब हम अपनी एम्बेसी छोड़ के आ गए। जी हाँ। ये एक 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 मिस्टेक थी। अगर आप मेरा सितंबर 21 का मेरी वीडियो देखें जी। और मेरा ट्वीट देखें, अब मैंने दोबारा भेजा लोगों को, कहते हैं तब मैंने आई वाज द ओनली वन हु सेड कि हमने मिस्टेक करी है, वी शुड नॉट हैव लेफ्ट काबुल। यूएस छोड़ के चला गया भाई, यूएस तो वहाँ ऑक्यूपेशनल फोर्स था। हमारे तो अफगान के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, आज से नहीं हजारों साल से हैं। हमारी संस्कृति, हमारी खाना पीना, हमारी मूवीज, हमारा एक बहुत इम्पैक्ट है अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं भारतीयों को। ये लोगों को पता नहीं, हम सिर्फ तालिबान की तरह के, क्योंकि हमारा मीडिया ने ऐसा फैला दिया ना, वो एकदम एक नैरेटिव हमारे देश में इतना एंटी मुस्लिम हो गया कि हमें तालिबान भी ऐसे ही लगता है। भाई तालिबान वहां के लोग हैं, अब जैसी सरकार है उनके साथ हैं इश्यूज औरतों को लेके, ये वो दैट इज अ सेपरेट इशू, वो उनके इश्यूज हैं। बट हमने अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्ट किया एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन डोनर डोनर कंट्रीज इन अफगानिस्तान। बिल्कुल सर। तो औरतों के एजुकेशन को लेके, रोड्स को लेके, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, बच्चों के हॉस्पिटल को लेके, उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई है। और काबुल में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारी वजह से है। उनकी आर्मी को हमने बहुत ट्रेनिंग की, उनके कैडेट्स को। ये तो बीच में एकदम हमने यूएस जब गया तो हम भी आ गए, एंड जैसे यूएस गए और हम आए, चाइना ने अपनी एम्बेसी उसी दिन साइज बढ़ा दिया। दे गॉट एन ओल्ड एक्स एम्बेसडर जो एक्सपीरियंस था, और दे वर द फर्स्ट, वो सबसे पहले तालिबान को चाइना लेके गया अपने यहाँ। उसके अभी रशिया ने भी रिकॉग्नाइज, रशिया द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को, बट चाइना ने अपनी एम्बेसी का साइज बढ़ा दिया। दे आर एंगेजिंग विद तालिबान इन ऑल सेक्टर्स। इनफैक्ट मैक्सिमम एमओयूज अगर तालिबान ने साइन किए, चाइना के साथ साइन किए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। हम इस दौरान रह गए और हम उसको उस नजरिए से देखते रहे जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट करता है। वो गलत स्टैंड था। नाउ वी हैव कम, नाउ मुत्तकी को बुलाना यहाँ और उनको देवबंद लेके जाना बहुत करेजियस स्टेप था और बहुत सही स्टेप था। जबकि हमारे हार्डलाइनर कह रहे हैं गलत, बट नेशनल इंटरेस्ट इज बियॉन्ड। अब म्यांमार में जनरल का की सरकार तो हम बात करेंगे ना, किसी हमने बात करी है ना डिक्टेटरशिप्स के साथ भी। सो तालिबान इज हियर टू स्टे, देयर इज नो अल्टरनेटिव। एंड हमारा अफगानिस्तान के साथ मिलाप रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी कैन पुश पाकिस्तान ऑन द ड्यूरेंट लाइन और एंड टीच पाकिस्तान सम लेसन देयर, जो कि वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं बुरी तरीके से। सो अफगानिस्तान के साथ ये जो हमने दोबारा एम्बेसी को मतलब एक टेक्निकल ऑफिस एम्बेसी बना रहे, बहुत बढ़िया स्टेप है। दिस शुड हैव बीन डन 4 years बैक, देर आए दुरुस्त आए। एंड अफगानिस्तान के पीपल सेंट्रिक ऑपरेशंस, लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट है, उनकी एजुकेशन है, उनकी स्कॉलरशिप है, उन सब चीजों में भारत एक बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है। और वहां से इट ओपन्स गेटवेज टू सेंट्रल एशिया। तो ये आज अजरबैजान वगैरह जो हमारे खिलाफ खड़े थे, बड़ी हैरानी की बात है, बिकॉज अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। तो इफ यू ओपन अप शाहबहार पोर्ट ईरान से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत को। ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल उनको कलर चश्मे से मत देखो, ये हमारे पड़ोसी मुल्क है। 15 अगस्त तक ये हमारे पड़ोसी थे, 1947 तक। सो ईरान के साथ थ्रू शाहबहार पोर्ट वी मस्ट कंस्ट्रक्ट अ रेलवे लाइन एंड रोड एंड टेक आवर गुड्स फ्रॉम बॉम्बे, गुजरात के पोर्ट से शाहबहार में उतारो, शाहबहार से 1.5 दिन के अंदर काबुल, एंड काबुल से वी फैन आउट इनटू सेंट्रल एशिया। वी मस्ट थिंक बिग। हम छोटी छोटी चीजों में हम फंस के रह गए हैं। ये तो अफगानिस्तान के साथ इट्स अ करेजियस स्टेप, बट वेरी गुड स्टेप। वी नीड टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान के साथ, और ये करना चाहिए। तालिबान है तो कोई बात नहीं। सर, जब हम नेशनल सिक्योरिटी या थ्रेट की बात करते हैं तो हम अक्सर ज़मीनी बातें करते हैं कि ये सरहद वो सरहद। आपने सेव द हिमालयाज़ के लिए काम किया है, जिसमें आप हिमालयन इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग है या हिमालयन इकोसिस्टम है, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो मेल्टिंग की बात करते हैं, इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक कि ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग है, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट है? और दूसरा, ये जो हम वाटर वॉर्स की बात करते हैं या जो नेचर इंड्यूस्ड माइग्रेशन है,
ये कैसे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है? मैं ना आपकी दाद दूंगा जो आपने मेरे से सवाल पूछा, नहीं तो हम ना इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं। आपको ना मैं एक बहुत हार्ड रियलिटी बताना चाहता हूँ अपने लोगों को आपके थ्रू। हमारे पास साउथ एशिया, इंडिया सबसे बड़ा है, साउथ एशिया में सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। हमारे पास फ्रेश वाटर है नहीं। तो आने वाले दिनों में ना हम हो सकता है पाकिस्तान से कभी न्यूक्लियर वॉर ना लड़े, ना टैंक लेके जाएं, शायद ये जंग लग जाए इनको, लेकिन लड़ाई पानी पे हो सकती है। चाइना इज डैमिंग रिवर्स इन अ मैनर विच नोबडी हैज डन इन हिस्ट्री। जब हमारा भाखड़ा नागल डैम पंडित नेहरू ने इनॉग्रेट किया तो कहा था दिस इज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम ऐसा कोई डैम बना नहीं पाए हैं। चाइना ने भाखड़ा नागल जैसे डैम हर महीने बना देता है चाइना। तो चाइना व्हाट इट हैज डन, जो टिबेटन प्लेटू है, जो पठार है ना, वहां से फ्रेश वाटर है, सारी नदियों का तकरीबन साउथ एशिया का वहां से है। वो पूरा का पूरा उसने डैम करके पानी को अपने डेजर्ट्स को ग्रीन करने में उसने लगा दिया है। दे आर फ्लैटेंड द माउंटेन्स टू से कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से पानी की जो क्राइसिस होने वाली है, अर्थ की प्लेट इज हीटिंग अप। अब 50-55 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है हमारे यहाँ। अनसीजनल रेन हो रही है, एक दिन में 3 महीने की बारिश हो रही है, एक दिन के अंदर, और फिर 3 महीने बारिश नहीं हो रही है। आपने उत्तराखंड का हाल देख लिया, हिमाचल का हाल देख लिया, लद्दाख में कई बार फ्लैश फ्लड्स आ चुके हैं। आप सिक्किम हर साल, इस बार दार्जिलिंग की हालत देखी, 20-22 लोग मारे गए एक महीना पहले। असम में हर साल बाढ़ आती है। तो कहीं ना कहीं भारत को लीड लेनी पड़ेगी, ये दुश्मनियां वगैरह छोड़ के। आज नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद हमें रियलाइज होगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, सबसे बड़ा देश मुल्क ये है। सो वी हैव टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इट इज रियलिटी। ये इंटरनल माइग्रेशन भी होगी, डेथ्स भी हो रहे हैं उसकी वजह से। अभी बहुत भयंकर सर्दी पड़ने वाली इस साल, अगले साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो गर्मी में भी हम मार खा रहे हैं, सर्दी में भी मार खा रहे हैं, और पानी है नहीं। हमारा वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। अभी ट्यूबवेल से कितना पानी नीचे से निकालेंगे। अभी हरियाणा की तरफ डेजर्टिफिकेशन होने की आशंका है, तो एक ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश हो रही है अरावली के आसपास। सो वी नीड वेरी इनोवेटिव सॉल्यूशंस। हमें जरूरत है देश में जो ऊपर लीडरशिप में 2-4 हाइड्रोग्राफर के एनवायरमेंटलिस्ट गवर्नमेंट में हो, एज मिनिस्टर्स, जो समझें कि भाई किस तरीके से आगे हमने। तो वी ये आगे आने वाले वाटर स्टेट्स के बीच में लड़ाई होने वाली है। आप इंटर कंट्री छोड़ दो, स्टेट्स में फाइट ऑन वाटर रिसोर्स। कब से पंजाब ने वो सतलुज यमुना लिंक कैनाल नहीं बनी, कब कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बना दो। वाटर इज अ ह्यूज रिसोर्स एंड वी आर वाटर स्ट्रेस्ड नेशन। पानी की बहुत कमी है। तो आने वाले दिनों में हमें काम करना पड़ेगा इस चीज पे, और एंड इंडिया हैज टू टेक द लीड इन दिस रीजन टू कंजर्व दिस वाटर। तो पहले तो ये बात है। उससे पहले जो आपने बताया, जो इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर मेल्टिंग, इज रियल। जो हमारे अपने जो ग्लेशियर्स हैं, जब हम 1984 में हमने ऑप मेघदूत स्टार्ट किया और सियाचिन ग्लेशियर पे हमने चढ़ाई की, जहां आज हम हैं, वो पता नहीं 5, 6, 8, 10 किलोमीटर ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है ग्लेशियर। अब वहां ट्रेनिंग के लिए और हम अंदर जाते जा रहे हैं। इट इज अ रियलिटी। इट इज मैं 2007 में गया और उसके बाद 2018 में गया, मैं हैरान हो गया देख के कि पानी का बर्फ कहाँ गई, बर्फ है ही नहीं। सो वी आर सिटिंग ऑन अ रियल चैलेंज, जिसके लिए कि दिस वाटर क्लाइमेट चेंज, और उसमें somebody has to take a lead in India. मतलब हम न्यूक्लियर वॉर कर रहे हैं, लेकिन वाटर वॉर जो मेन कंसर्न है उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर शायद कभी ना हो, लेकिन वाटर वॉर हो सकते हैं, और वाटर की क्राइसिस की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, ह्यूमंस हैव मूव्ड। ये बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन क्यों मर गई? जहाँ पानी नहीं था, लोग उठ के कहीं और चले गए। और हमारी नदियों की कंडीशन आपको पता ही है। और उसमें मिसाइलें काम नहीं आएंगी। मिसाइल कोई काम नहीं आएगी, धरी की धरी जंग लग जाएगा इनको, फिर इनका डिस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई एम अ मोर एनवायरमेंटलिस्ट नाउ, एंड सेव द हिमालयाज फाउंडेशन तो हमारा बहुत जबरदस्त पहल है हमारी, कि लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी, लद्दाख का फ्लोरा फौना। आपको पता है कि बहुत सुंदर हमारा स्नो लेपर्ड है, और वो एंडेंजर्ड स्पेशीज है। हमारा ब्राउन बेयर है, इतना सुंदर भालू ब्राउन बेयर जो कारगिल के इलाके में होता है, वो एंडेंजर्ड है। हमारी एक ब्लैक नेक क्रेन है,
वो एंडेंजर्ड स्पेशीज है जो कि इंटरनेशनल है, वो Yes. डिप्लोमे से चाइना भूटान से भारत आती है, अंडे देती है, बच्चों को लेके वापस चली जाती है, फिर अगले साल आती है। तो इन चीज़ों पे मैंने बहुत, मेरे को मन करता है, मैं इन लोगों के टच में भी हूँ, तो माई हार्ट लाइज देयर कि ये लड़ाइयाँ तो कभी ना कभी बंद हो जाएंगी, ये मोर्चे भी ढह जाएंगे, लेकिन पशु पक्षी पानी, इसको जो है मानवता की जो एक सांझी धरोहर है, इसको बचाने में इंडिया मस्ट टेक द लीड बिकॉज दैट इज आवर कल्चर एंड आवर रेपुटेशन ऑल्सो। वेरी ट्रू। सर बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया आपने वाटर वॉर को, एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है ट्रम्प वॉर, ट्रम्प की टैरिफ वॉर, क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ वॉर कुछ ऐसी है कि इन्होंने रशियन ऑयल पे बैन लगा दिया, भारत की कुछ कंपनियों पे बैन लगा दिया, यूरोप को उन्होंने अपने एक अपने कैडर में ले लिया कि यूरोप पूरा का पूरा सैंक्शन लगा दे रशिया के ऊपर, और आज यूरोप भुगत भी रहा है बिकॉज ठंडी बहुत होती है, गैस एनर्जीज कंपनियां, बिकॉज एनर्जी बहुत महंगी हो गई तो कुछ कंपनियां बंद भी हो गई। लेकिन भारत एकदम आक्रामक मोड पर है, नहीं सुन रहा है टैरिफ, ये जो टैरिफ वॉर चल रही है ट्रम्प की, या जो भी ट्रम्प की धमकियां हैं ऑयल के बारे में, बल्कि इसी दौरान जब यूरोप ने तेल देना बंद किया था तो भारत ने सबसे ज़्यादा तेल आयात करना शुरू किया। सर इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, आक्रामक बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम मत फैलाओ, ये नोएडा फिल्म सिटी में आक्रामक है। अदरवाइज हमने एक भी ट्वीट का जवाब नहीं दिया ट्रम्प का, जब हमें कहता है मैंने ऑप सिंदूर बंद कराया, मैंने तेल बंद कर दो, मैं वार्निंग दे चुका हूँ, हम जवाब ही नहीं देते। हम सिर्फ बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं यूएस की। एंड इंडिया इज वन नेशन विच इज बहुत डिलिबरेटली हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बहुत डिलिबरेटली, जबकि वो हमें बहुत बुरा भला कह चुका है हर प्लेटफॉर्म पे, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, और कि भाई इंडिया टैरिफ लगाता है, टैरिफ किंग है, इंडिया इज फ्यूलिंग दी रशियन वॉर, इंडिया तेल खरीद के डॉलर दे रहा है उनको, हम चुप रहे हैं। अभी हमारी कंपनीज के ऊपर ऑर्डर्स आ गए हैं, प्लीज स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। वो हमारे आप ना, ये ना कहीं हम, हमारे पास लिवरेजेस क्या बताओ ना, यूएस सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, और हमारी श्रिम्प इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी की कमर तोड़ के रख दी है 2-3 महीने के टैरिफ से। तो कौन सा आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं हम, बार बार उनके डेलीगेशन हम भी जा रहे हैं, हम ट्रम्प के किसी भी इंसिनुएशन का जवाब नहीं देते हैं, एंड डेलिबरेटली, आई थिंक राइटली सो। सो जरूरत क्या है ना ट्रम्प के साथ, ट्रम्प ने इंटरनेशनल सिस्टम को वेंडलाइज कर दिया, इकोनॉमिक सिस्टम भी, पॉलिटिकल सिस्टम भी, सब कुछ वेंडलाइज कर दिया उसने, एजुकेशन सिस्टम भी। तो ट्रम्प तो मतलब एक वो अपने मागा, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अमेरिका का वो हिस्सा जो बाहर कभी गए नहीं, वो अनपढ़ अमेरिका एक तरीके से, उसकी वो वोट बैंक है उसकी, वो उसको एड्रेस कर रहा है। तो वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपनी यूनिवर्सिटीज को भी खराब कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस ग्रेट है, H1B वीजा पे भी, तो सारी चीजें। बट नाउ कमिंग टू आर दिस थिंग, हमारा क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू मार्केट्स, बट नए मार्केट इतनी जल्दी आएंगे नहीं। यूरोप इज अ बिग मार्केट, अभी FTA यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करना है, यूके के साथ हो गया है, बट अमेरिका जितना कंज्यूम करता है, हमारे जो 4-5 इंडस्ट्रीज है, वो शायद नहीं कर पाएगा। हमें साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखना है, लैटिन अमेरिका की तरफ देखना है मार्केट, बिकॉज ये हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये इसकी लाखों लोगों की नौकरी वो है इस पे दाव, प्लस हमारी जो टेक इंडस्ट्री है प्रशांत, उसमें इतने ले ऑफ हो रहे हैं। काम किसके लिए कर रहे थे, रात को कोडिंग तो अमेरिकन कंपनीज के लिए कर रहे थे, अमेरिकन कंपनीज कैलिफोर्निया में बैठी हैं, सारी दुनिया का रिसर्च वहां हो रहा है। Exactly. So somewhere we are very deliberate, very cautious, and कोई आक्रामक रूप कोई नहीं दिखा रहा है, अच्छी बात है। आक्रामक रूप हम पाकिस्तान को दिखाते हैं, अमेरिका को नहीं दिखाते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी डेलिब्रेट। एंड अब जो है ना, तेल का हमने बहुत तेल ले लिया और बहुत विंडफॉल गेन हुए रिलायंस को, और हमारी जो PSUs हैं, जो 4-5 तेल खरीदने वाली सरकारी कंपनियां हैं, बट नाउ आई थिंक रशियन ऑयल की वजह से वी विल हैव टू गो टू अदर सोर्सेज ऑफ ऑयल। हम पहले ईरान का तेल भी हमने लेना बंद किया था, अमेरिका के धमकाने से हमने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। ईरान से हम कच्चा तेल लेते थे, उनको रिफाइंड डीजल बेचते थे वापस, वो बंद कर दिया हमने। बट नाउ बिकॉज देखो ना, रियलिटी से दूर नहीं भाग सकते, सिर्फ जिंगोइज्म और कसरत करके नहीं आप इंटरनेशनल अखाड़े में आ सकते। आपको प्रैग्मेटिक सोचना पड़ेगा कि देश हित ये है कि वी हैव टू डू ट्रेड विद चाइना, वी हैव टू ट्रेड विद अमेरिका आल्सो। अमेरिका को नाराज भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक the government is very cautious and they're doing a good thing by talking to them deliberately, and sooner or later,
क्योंकि 50% बहुत ज्यादा टैरिफ है। और जो देश टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी थी, उसका फायदा किसको हो गया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, वो सारे ऑर्डर वो ले गए, हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं। जी हम इतना तो समवेयर वी नीड टू टेक अ कॉल ऑन दिस। एंड ऑयल कहीं और से ले लो, रशिया से वेपन ले लो, रशिया को बोलो कोई बात नहीं भी, तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वी विल बाई वेपन्स फ्रॉम यू। उसमें हम वी हैव नॉट बीन यूएस के हम इतनी नहीं मान रहे। यूएस तो हथियार बेचना चाहता है जी फाइनली यूएस क्या चाहता है? वो हथियार बेचना चाहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ अपनी कॉर्न, अपनी जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, अपनी वाइन बेचना चाहता है, अपने ड्राई फ्रूट्स वो चाहता है। तुम ओपन करो अपना मार्केट, हमारा किसान डूब जाएगा अगर हमने अमेरिका को अलाउ कर दिया तो। सो दे वांट टू सेल कार्स हियर, यस टेस्ला एंड ऑल। तो ट्रम्प इज ओनली लुकिंग एट कि गिव मी बिजनेस, अदरवाइज आई विल नॉट डू बिजनेस विद यू। लेकिन सर ट्रम्प को ना समझना भी मुश्किल है। एक तरफ तो ये व्यापार करना चाहते हैं हमारी तरफ और वेपन बेचना चाहते हैं, ये F-35 भी बेचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे तेजस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके लिए जो वहां से इंजन आने हैं वहां पर भी कहीं रोक लगी है। तो कई बार समझना मुश्किल है कि भाई आप करना क्या चाहते हो। वही ना, ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल मैंने कहा, और अनकन्वेंशनल है। उसको पता ही है उसका लास्ट टर्म है, पिछले टर्म में तो वाज फेवरेबल टू इंडिया, हम तो हवन कर रहे थे उसके लिए। जी हाँ और परमात्मा और सुने ना सुने ये बात सुन ली हमारी। ये उसको इलेक्शन जिता दिया। हमारे तो महामंडलेश्वर जी ने बहुत बड़ा हवन किया, और इनको तो हमारे लोगों ने सनातनी ट्रम्प का नाम दिया कि ये भारत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। वो सुन ली, वो अर्जी लग गई हमारी, जी तो ट्रम्प इलेक्शन जीत गए। और जीतते ही सबसे पहला जो है कुठाराघात भारत के ऊपर। तो और हमने तो बहुत उनके लिए कैनवस किया। उन्होंने सर वो सुन लिया होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, तो उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया है। पता नहीं क्या किया, बट वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एंड आई डोंट थिंक वो किसी की सुनता है, बट ही नोज व्हाट इज ही डूइंग। बेवकूफ, हमें बेवकूफ लग रहा है, बट वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। बट ओवरऑल इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि वी हैव टू मैनेज अमेरिका। और ये टैरिफ कहीं से 50 पर, तो ये इंडस्ट्री तो हमारी खत्म है। ये जो 5-6 इंडस्ट्रीज मैंने बताई हैं, इनको बहुत मुश्किल है नया मार्केट ढूंढना। सो वी मे हैव टू टॉक टू देम, एंड हथियार ना लो, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी चीजें ले लो जो हमारे फार्मर्स को ना है वो करे। सो पेन है, इट्स अ पेनफुल पीरियड इन इंडो यूएस। ऐसा ही जब हुआ था, हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था 98 में। जी यस और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दाव में लगाती थी न्यूक्लियर डील के लिए, उनका सरकार चली जाए कोई बात नहीं, बट दिस डील इज इन इंडियाज फेवर। वी वेंट टू यूएस एंड गॉट द डील डन, एंड वी गॉट रिकॉग्नाइज कि हमें रिकॉग्निशन मिला ऐसे न्यूक्लियर पावर विदाउट साइनिंग CTBT। तो बड़ी अचीवमेंट थी हमारी तब, टू कन्विंस यूएस कि भाई ये इंडिया ऐसा देश नहीं है। तो आई थिंक ऐसे ही चुपचाप हमें ना टीवी पे रोड़ा मचाने की जरूरत नहीं है, वो बंद कर देना चाहिए, थोड़ा टोन डाउन कर देना चाहिए, चुपचाप काम करना चाहिए। जो हमारी डिप्लोमेट्स हैं, हमारी लीडरशिप करेंगे काम, आई एम श्योर उनको सबको पता है भारत का हित किस चीज में। ठीक है, इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल पूछूं, जब भी हम किसी पॉलिटिकल डिबेट देखते हैं, या हमारे जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनसे कोई भी जब भी सवाल पूछो, वो सारे सवालों का मैनिपुलेट करके जवाब देते हैं। कोई भी सवाल पूछो, मैनिपुलेशन ही दिखता है। बट द वेरी रीजन कि द लर्नेड पीपल लाइक यू व्हेन दे कम एंड दे टॉक, वो सच बोलते हैं। इसलिए शायद जनता को लगता है कि सच पॉलिटिशियन से नहीं आएगा, वो पॉलिटिकली करेक्ट होंगे, लेकिन द पीपल हु हैव एक्चुअली सर्व्ड द नेशन वो सच बोलेंगे। तो सर वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग हियर, क्योंकि जनता को और हम जैसे लोगों को वो फैक्ट सुनने को मिलता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं। ये हमारा, देखो ये हमारा फर्ज भी है। अब देश ने हमें इतना सब दिया, अब हम किसी एक पार्टी के भोपू बन जाएं तो इससे बड़ी डिसग्रेस की बात नहीं हो सकती कि हमने इतने साल यूनिफॉर्म पहनी, 3 पीढ़ियां फौज में लगा दी, तो और देश को देखा भी है चेंज होते हुए, देश को देखा है, उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं, देश की हमने सोशल सोसाइटी को भी समझते हैं, इतना ट्रैवल किया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही बात करें और देश हित में बात करें। एंड सच्चाई तो ये है कि एक जवान या एक आर्मी पर्सन या हमारी जो भी मिलिट्री है, वो तैयार तो रहती है हर युद्ध के लिए, हर वॉर के लिए, बट उनका एक ही मिशन होता है कि दुनिया में पीस कायम रहे। तो वर्दी वाला इंसान हमेशा पीस के लिए लड़ता है। मैंने क्या कहा है, ओनली अ सोल्जर अंडरस्टैंड्स पीस। सबसे ज्यादा शांति सिपाही को चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक परिवार होता है। एंड आप, क्योंकि हम पीस की बात कर रहे हैं, आपने यूएन पीस कीपिंग मोजाम्बिक में काफ़ी काम किया है। आपको लगता है कि आज का जो पीस कीपिंग सिनेरियो है,
वो वैसा ही है या ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है? यूएन मैंडेट सेम है या चेंज हो गए हैं? पहले ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या अब ज़्यादा चैलेंजिंग है? देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यूएन अभी जो है पंचिंग बैग है। कहते तुमने गाज़ा क्यों नहीं रोक पा रहे, यूक्रेन क्यों नहीं रोक पा रहे। ये वो लोग बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशंस को समझते नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने अच्छा बुरा जैसा भी कहो बट बहुत बेहतरीन काम किया है कई एरियाज में। अफ्रीका में इतनी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चली हैं क्योंकि ये दौर था कोल्ड वॉर का। तो कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे से तीसरे देशों में लड़ रहे थे। वो कम्युनिज्म में, ये कैपिटलिस्ट में। ये उसको अपोजिशन को वेपन देंगे, सीआईए वाले ये उसको देंगे। तो लॉट ऑफ वॉर्स वर गॉट ओवर बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, कोलैप्स ऑफ द कोल्ड वॉर एंड यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनाइटेड नेशंस का रोल लोगों को समझना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस वहां जा सकता है जहां पहली बात तो जो दो लड़ रहे हैं वो कहें जी आ जाओ, और 4-5 मोटे देश, मोटे में जिनकी जेब में पैसा है, वो कहें कि यस वी वांट पीस हियर एंड वी आर गारंटर्स। जब मैं मोजाम्बिक में गया, इंडियन आर्मी ने आपने बात बहुत हमने हमारी आर्मी ने बहुत जबरदस्त काम किया वहां पे मोजाम्बिक में। तो इटली था, अमेरिका था, पोर्चुगल था, ये कई देश थे, अमेरिका था उसमें। चाइना ने पहली बार एक यूएन की छोटी सी फोर्स भेजी है, जापान भी था उसमें। तो हमें मौका मिला इन देशों के साथ काम करने का। तो वो सब के सब गारंटर थे कि यस दिस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पीस चाहिए, दोनों पार्टियों को मिलाते हैं, इनको डिमोबिलाइज करते हैं और इलेक्शन कराएंगे यहाँ। एंड इंडियन आर्मी का वहां जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां हमारा डायस्पोरा भी है थोड़ा सा, और अभी इंडिया की बहुत कंपनी बिजनेस करती है मोजाम्बिक के साथ। तो कहीं ना कहीं हमने वो एक रेपुटेशन छोड़ के आए हम। तो एक तो आप यूएन के पीस कीपर और दूसरे आप ये नया तिरंगा पहना हुआ है, आप हर काम वो कहे वो इंडियन, इंडियन आर्मी। आपको नाम से तो मुझे बहुत फक्र है इस चीज का कि वहां मौका मिला हमें काम करने का। हमने बहुत बेहतरीन काम किया यूएन में, अलग अलग देशों की फौज के साथ काम किया। 35-40 देश थे वहां पे, उनको समझा काम करने का तरीका। और जो हमारा तरीका है इंडियन आर्मी का कि लोगों से मिलकर काम करना, लड़ाई जैसी मर्जी चल रही हो वहां पे मेडिसिन की सुविधा, पानी की सुविधा, जो है लोगों के दुख दर्द भी बांटना, उनको उनके जो छोटे मोटे हम काम हमने हमने पानी के पंप लगा देते थे, हम रोड ठीक कर देते थे, उनको फर्स्ट एड दे देते थे। हमने बहुत ऐसे काम किए विच वाज आउटसाइड दी, नॉट रियली बट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी कल्चर। तो यूएन, बट यूएन इज स्टिल रेलिवेंट। बट अब तो ट्रंप ही नहीं यूएन को मानने के लिए तैयार, तो यूएन कैसे रहेगा अगर रशिया कोऑपरेट नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा, P5 नहीं करेंगे। तो यूएन को अगर रिफॉर्म करना है तो बहुत मैसिव रिफॉर्म चाहिए। P5 को थैंक यू कह देना चाहिए, नोबडी कैन हैव अ वीटो। एंड अगर वीटो रखनी है देन इंडिया कैन नॉट बी आउटसाइड दिस। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज तो वो मानने के लिए हमारे मुंह पे सब कह देते हैं वी आर विद यू, पीछे से जाके कोई सपोर्ट नहीं करता। तो यूएन रिक्वायर्स मैसिव रिफॉर्म्स, कब आएंगे आई डोंट नो, बट इट इज स्टिल रेलिवेंट। 80 साल हो गए, आई स्टिल फील एक ऑर्गेनाइजेशन तो है कम से कम, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं। तो इट इज स्टिल रेलिवेंट। तो सर हमारी आर्मी इतनी पॉपुलर है कि हमारे मेजर जनरल यश जी जो कि काउंटर टेररिज्म में भी रहे हैं, आपने कई सारे मिलिटेंट्स को भी ऐसे कहूँगा कि ठोका है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मी प्यार भी करती है, वहाँ के लोग आपको लाइक भी करते हैं। सर ये समझ नहीं आया कि एक तरफ आप मिलिटेंट को मार भी रहे हैं, उनके लोग आपको लाइक भी करते हैं, आपके ब्लॉग्स भी सुनते हैं, आपके बारे में अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। सर ये तिकड़मबाजी ये नहीं समझ आ रही नहीं, है। ये इसके लिए आपको पहले मेरा कश्मीर का उससे पहले पंजाब में, बट पंजाब को हम भूल चुके हैं, उसकी बात नहीं होती है। मैंने पंजाब में काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन कश्मीर में देखो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग था और लोगों से। एक तो मैं बहुत सच्चे मन से गया था और मैं उसको अपनी कर्म भूमि मानता हूँ, कश्मीर को। और ये मानता हूँ कि मैं वर्दी में गया हूँ, मेरी फ़ौज, मैं एक ऐसा काम करके आऊँ कि 20 साल के बाद भी कश्मीरी याद करें, हाँ यार ये एक ऑफ़िसर था या यूनिट थी, ये दिल के बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारी मदद करी। तो वो अनंतनाग का जो इलाका है जहाँ मैं जो आपने कहा दिलावर कोड वर्ड था मेरा, हमने कोवर्ट ऑपरेशन किए, हमने लोगों के दिल जीते। तो मेरा जो स्पेक्ट्रम था वो बहुत वाइड था। मेरा स्पेक्ट्रम एक तरफ था मैक्सिमम काइंडनेस टू मैक्सिमम वायलेंस। तो मैक्सिमम काइंडनेस विद पीपल, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, औरतें हो गई, मेरे बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। मेरे गेट पे, मेरे उस पे कोई आ गया ना, वापस नहीं गया। और हमारे पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं आर्मी के पास, स्पेशली कश्मीर में और उस दौर के अंदर। मैक्सिमम वायलेंस, जब कोई मिल गया
कहीं पे एनकाउंटर हो गया, और उसके लिए हमने बहुत काम किया, बहुत इंटेलिजेंस इकट्ठी। इंटेलिजेंस कौन? लोग देते थे। खबर कौन देगा? लोग ही देंगे ना। लोग मदद नहीं करेंगे तो आप कैसे इन लोगों को ठोक सकते हो, मार सकते हो? और मैं लोगों को साफ बात कहता, मैं कहा देखो, पाकिस्तानी यहाँ जो आ रहा है ना आपके कल्चर को समझता है, ना कश्मीरियत को समझता है। वो पंजाब या कहीं किससे आया हुआ है, वो कश्मीर में आने लायक नहीं है। वो किस किस्म का इंसान है? कश्मीर में, कश्मीर की ये विपदा है कि वहाँ पे जो है पाकिस्तानी लोग आए, और हमारे भी जमायत इस्लामी के लोगों ने राइट विंग जो एक प्यूरिटन इस्लाम की करने की कोशिश की, जो कि कश्मीरियत से वाकफियत नहीं खाता है। कश्मीरियत जो है हिंदू, बुद्धिज्म और इस्लाम का एक बहुत जबरदस्त मिश्रण है। कश्मीरियत जो है उसको मैं समझता था, कश्मीरियत का क्या मतलब है। तो लोगों से प्यार, लोगों से वो करना, और तो उसमें जो इतना बढ़िया रहा कि हमने लोगों के साथ काम किया, लोगों के काम किए, लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी शील्ड बन के रहे। फर्स्ट शील्ड वाज द पीपल वहाँ के। एंड वो हमें खबर देते थे तो हमने दूर दूर 30-30, 35-35 किलोमीटर जाकर भी ऐसी ऐसी जगह पर हमने इनको, टेररिस्ट को पकड़ के इनको जो है एनकाउंटर में मारा, जो सोच नहीं सकते थे सपने में भी कि यहाँ भी फौज आ जाएगी। ये कौन सी फौज है? एक तो ये था। दूसरा, हमने तरीका चेंज किया काम करने का। हमने स्मॉल टीम्स में बहुत काम किया कि जहां 20 लोग जाएंगे, शायद मेरी टोली जो है 4 लोगों के साथ जाएगी। रिस्क थी, लेकिन काम करने का तरीका अच्छा था। अच्छा, जवान मेरे बहुत बहुत दिलेर थे। ये नायक ब्रह्मपाल, नायक प्रमोद कुमार झा, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या, एक एक शख्स हीरा मेरी टीम में। ऐसा बढ़िया काम किया उन्होंने। तो हम जाते थे, नेकी से काम करते थे, तो ऊपर वाला भी हमारी दुआओं को कबूल करता था, कश्मीरी में कहें तो। तो ये रहा मेरा। मैंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को यूएन में भी देखा था, और ज़्यादा मेरा इनके साथ 1 टू 1 या इनके साथ रहने का मुझे ढाका में मौका मिला। मैं 1 साल रहा। तो मैं वहाँ पर 3-4 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे। 1 साल इकट्ठे रहे हैं। खाना खाना, घूमना-फिरना, क्लास अटेंड करनी, लेक्चर अटेंड करने, अपनी बात कहनी, ये सारा काम। तो मैंने उनको बहुत अच्छा, ग्राउंड में भी आ जाओ, भी बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अच्छा, सोशल एज़ अ फैमिली हम कल्चरल इवेंट कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली ने बांग्ला सीखी, और मैं, मेरी वाइफ, हमको लोग रोल मॉडल मानते थे। यार ये देखो, ये है इंडिया के ऑफिसर, और इनकी फैमिली देखो, इनके विचार देखो, ये वो। वहाँ हमने पूरे बांग्लादेश आर्मी के लोगों का दिल जीता, और बता दिया कि देखो फर्क, देखो पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है। वो राइट विंग कट्टर है, और हमारी उदारनीति सेकुलर, ये इंडियन आर्मी ने दिया, मेरे को सिखाया। तो हमने उनके साथ किसी भी मुद्दे पे जब मैं खड़े होकर बोलता था तो सन्नाटा छा जाता था, भाई ये पता नहीं क्या बोलेगा इंडियन ऑफिसर, क्योंकि सही तरीके से देश हित में अपने देश की बात कहना। तो कश्मीर हो या ये हो, तो जब मैं पॉडकास्ट में बात करता हूँ इन चीज़ों की, तो मैं कोई ज़हर नहीं होता बातों में। ऐसे प्रोफेशनल हूँ, मैंने प्रोफेशनली काम किया है, और समझता हूँ इस पूरे एरिया को। लोग हम एक ही हैं, एक ही पिक्चर के गानों में शादियाँ हो रही हैं। वो हमारा कल्चर वहाँ चला गया, कुछ ना कुछ उनका यहाँ आ गया है। हमारी शादियाँ शेरवानी पहन के होती हैं, वहाँ की लड़कियाँ भी वो पंजाबी, वो जूड़ा वगैरह पहनने लगी हैं, गिद्दा हो, वही गाने, वही बॉलीवुड। वो हमारी औरतें उनके सीरियल देख रही हैं, उनकी औरतें हमारी पिक्चरें देख रही हैं। तो ये मतलब दुश्मनी है, बट एक मैंने एक शेर सुना था कभी स्कूल में, दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश ना रहे। दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश ना रहे, फिर कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे। क्या हाँ। क्या है सर? तो घरों में भी होता है, किसी से हो गया तो इतनी भी मत दुश्मनी करो कि कल को चाय पियो या खाना खाओ तो यार क्या कह दिया, मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो पड़ोसी मुल्क है, और मैं तो वॉर मॉन्गरर नहीं हूँ, और हमारा हित भी नहीं है, बहुत गरीब देश है। मैं यही कहता हूँ बार-बार, पहले एजुकेशन ठीक कर लो, हेल्थ ठीक कर लो, सड़कें ठीक कर लें, नौकरियाँ दे दें, इतनी देश में काम करने के हैं, देख लेंगे। एंड व्हाई शुड वी गेट हाइफनेटेड विद पाकिस्तान? वी आर अ बिगर इकोनॉमी, बिगर नेशन। हम क्यों अपने आप को पाकिस्तान के साथ मैच करते हैं? हमें मुकाबला चाइना से करना चाहिए, ट्रू। मुकाबला अमेरिका से करना चाहिए, यूरोप से करना चाहिए। हम क्यों इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? इफ यू आर सो ग्रेट, तो कहीं ना कहीं हमारे को ये माइंडसेट चेंज करने की बात, ये मैंने अपनी आर्मी में सीखा। हम पुंछ में थे, आई बॉल टू आई बॉल, बिल्कुल, मतलब नजर आते ही ठोक देते थे। इतना 3 साल पुंछ में रहे हम। फिर बट हमने कभी बाहर जब विदेश में मुलाकात हुए, अपनी पर्सनालिटी, अपना जो सीखा उसके हिसाब से रहे, कभी अपने आप को कम नहीं आका किसी से, लेकिन ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं, ये भी नहीं ज्यादा। सो मे बी
मैं टीवी पे भी कभी बात करता हूँ तो इसी तरीके से यही कोशिश करता हूँ कि वी शुड टॉक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत जरूरी है। एंड आगे कभी ना कभी तो पीस करनी पड़ेगी ना। ये खून की लकीरें कब तक रहेंगी, बिल्कुल। है ना? क्योंकि आप अपने कश्मीर के एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। मैंने कहीं सुना था कि आपने कहा कि इतना लंबा टेन्योर जो आपने बिताया है एज़ एन ऑफिसर, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आपको तब आया जब आपने राष्ट्रीय राइफ़ल के लिए सर्व किया। तो मतलब इसके पीछे क्या उसके पीछे देखो ना, ये इसलिए देखो, वहां तो मैं मेजर था और लेफ्टिनेंट कर्नल वहीं बन गया था, बड़ी बात थी। और मेरा, आप समझो कि जो क्लोज कॉम्बैट या फाइटिंग का वो लास्ट दौर था, उसके बाद मैं सीओ बन गया, फिर आगे प्रमोशन हो गया। और दूसरी चीज, वहां मैं बहुत इंडिपेंडेंट था, साउथ कश्मीर के अनंतनाग में सबसे लास्ट मेरी कंपनी थी। तो मुझे बहुत कुछ अपनी जिंदगी में जो पढ़ा था लिखा था उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने आप, और जो मुझे उसका रिजल्ट आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पर हमने हमने तकरीबन, मैं आपको बता रहा हूँ, लश्कर तोयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 बड़ी तंजीमें थी उस टाइम पे। इनके जितने बड़े बड़े वहां पे लीडर थे, इनको हमने सबको खत्म किया। मेरी यूनिट 36 आरआर बहुत बेहतरीन यूनिट थी। मेरी कंपनी डेल्टा कंपनी, इसीलिए डी कंपनी थी तो दिलावर मेरा नाम बन गया। और ये जो मेरे पास 8-10 लड़के थे, जो कि मैं इनको जानता नहीं था, ना वो मुझे जानते थे। तो लीडरशिप का सही वो है कि आपको एक कमरे में या एक सिचुएशन दे दी जाए, ये है, अब आप करके दिखाओ। तो वहां अपनी लीडरशिप, अपनी ट्रेनिंग, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी देश की के पीछे, मेरे पीछे क्या देश देख रहा है कश्मीर को, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो बहुत अच्छा टेन्योर रहा। और मैंने कभी किसी इनोसेंट को ना मारा, ना मारने दिया, लोगों को दुखी नहीं किया, लोगों के दिल के करीब गए, लोगों के दिल को समझा। और आज भी जो है वो, जब मैं वहाँ था, वो जो पैदा हुए हैं बाद में, वो मेरे को जानते हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। तो कभी मैं दोबारा जाऊँगा तो अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, ये जब जगह बहुत बच्चे मुझे मिलने आएँगे कि तो बातें अच्छी कहनी चाहिए एक-दूसरे के लिए। तो कश्मीर को लेके अब मैं मारने की कम बात करता हूँ, मैं दिल जीतने की बातें ज़्यादा करता हूँ। जी। नहीं तो हमारे जितने यूट्यूब जो है, सबको मैंने ये मारा, मैंने वो मारा, भाई किसको मारा? अपने लोगों को। पाकिस्तानी ठीक है, वो मरने लायक है, बट अपने कितने लोग आपने बचाए? कितने लोगों को आपने ज़िंदगी वापस दी? कितने लोगों की ज़िंदगी में वो याद करेंगे कि यार ये कंपनी कमांडर था, ये सीईओ था? कितने लोग याद करेंगे? वो कोई छाप छोड़ी आपने वहाँ? कुछ करके आए वहाँ? वो है आपका, क्या आप सिविल ड्रेस में जा सकते हो आज वहाँ? मैं चल कितने लोग हैं जो वापस अब जो है घूमने जाएँ कि जी जा रहे हैं कोकरनाग घूमने, और वहाँ लोग मिलने आ रहे हैं, यार ये 20 साल पहले यहाँ कंपनी कमांडर थे। तो दुश्मनी नहीं क्रिएट करनी, अपने लोग हैं, अपने लोग हैं। मैंने हमेशा इस नज़रिए से देखा, यार ये हमारा है, ये बच्चा हमारा है। ये औरत जो बूढ़ी औरत है, इसकी जगह मेरी माँ भी हो सकती थी। ये बुजुर्ग जो जा रहा है, इसकी मैंने वेशभूषा पे नहीं देखना, ये मेरा बुजुर्ग भी गाँव में ऐसे ही है। तो मैंने बहुत जवानों का माइंडसेट भी, मैंने कहा इनका दिल जीतो, तो अपने आप कामयाबी मिलेगी। इतनी कामयाबी मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत, इसलिए वो मेरा बेस्ट टेन्योर था। और इमेजिन मैं अनंतनाग से सीधा ढाका गया, सीधा यहाँ से, और वहां, यहाँ हम पाकिस्तानी को मार रहे थे, वहां पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर मेरे साथ। तो कहते सर आप इंटेलिजेंस वगैरह से हो? मैंने कहा नहीं यार, मैंने अपनी यूनिट बता दी। मैंने कहा भाई ये मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। नेचुरली हमारा रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इंडियन आर्मी ने भेजा हुआ है वहां, अब छुपाना, झूठ क्यों बोलना? मैंने कहा भाई मैं कोई इंटेलिजेंस का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम के बारे में और कश्मीर के बारे में मुझे शौक। वो हैरान होते थे कि यार इसको इतनी नॉलेज कैसे है, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कहता है, ये ऐसी बातें। तो दैट ऑल्सो अफेक्टेड द साइकी कि इंडियन आर्मी इज अ नेशंस आर्मी, ये भारत की फौज है। और ये जब काम करेंगे तो इनका इनका तरीका इस सेकुलर आर्मी की फौज है, सेकुलर आर्मी है ये। तो दैट इज व्हाई आई थिंक। सर शेर बहुत अच्छा सुनाया था। तो कोई सर ऐसा ऑपरेशन भी याद आता है आपका? कोई ऐसा टफेस्ट कोई ऐसा ऑपरेशन रहा हो, या कोई ऐसा यादगार ऑपरेशन रहा हो? प्रशांत, वहाँ का बताऊँ ना, तो मैं वो एक-एक दिन, कई तो ऐसे-ऐसे दिन काटे हैं मैंने, मतलब ऐसी-ऐसी लंबी-लंबी रातें काटी हैं जी, कि जैसे रात कटे ही ना। जी। और ऐसे-ऐसे ऑपरेशन किए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है कि मैं तब 40 साल मेरी उम्र हो चुकी थी, जब मैं वहाँ पे था। जी। उस उम्र में आजकल के सीईओ कमांड करके चले गए होते हैं। अब 14 साल में सीईओ बन जाता है। मैं 16-17 साल में वहाँ पहाड़ों की खाक जान रहा था।
अपनी टीम के साथ मिलिटेंट ढूंढ रहे थे, काम कर रहे थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखो तो बहुत टफ था। बहुत ऐसे हमने ऑपरेशन किए हैं सर्दियों में, जब हम 10-10, 20-20 किलोमीटर बर्फ में पैदल चल रहे हैं, और पैदल चल के, और तब कोई जीपीएस नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसी खास हमारे पास थी नहीं। मैं 2001 से 2003 की बात कर रहा हूँ। कोई ड्रोन नहीं, कोई यूएवी नहीं, और फिर किसी जगह पहुंचना रात को 2:30-3 बजे, फिर वहां बैठना, देखना कि दिन निकलेगा तो कुछ कोई नजर आएगा। और उस वो जो 2-3 घंटे होते हैं, जब आप चलते हो ना, तो पसीना आता है बहुत ज्यादा, और कितनी ही बाहर ठंड हो, पसीना ऐसा आता है कि आप सारे कपड़े, जैकेट वगैरह आप उतारना चाहते हो। और जब बैठते हो बर्फ में, फिर ठंड आपको हिट करती है, फिर वो कमर का पसीना जो है बर्फ बन जाता है। फिर वो ऐसी ठंड लगती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी एक एक रोम रोम में आपको समझ, और आग आप जला नहीं सकते हो, क्योंकि आग जलते ही पता लग जाएगा भाई कोई यस। कोई बैठा हुआ है यहाँ। और मेरा अगर अपना डिसिप्लिन सही नहीं होगा तो मैं अपने जवानों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ रोल मॉडल, कि सबसे आगे चलूं, सबसे फिटनेस। मेरा जवान 20 साल 22 साल का है, मैं 40 साल का हूँ, लेकिन मैं लीडर हूं। मैं ये नहीं कहता भाई मैं, अब तुम चलना, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, या मैं यार यहीं रुक जाता हूँ, तुम लोग देख के। नो, नेवर, ऑलवेज वॉक द टॉक। तो ऐसे हमने बहुत ऑपरेशन किए। एक ऑपरेशन हमने किया, मैं ना चलते चलते लोगों से बात करता था, और लोग मुझे खबर दे देते थे, और धीरे धीरे साल एक में रेपुटेशन हो गई कि यार एक मेजर मोर साहब है यहाँ, वो अच्छी बातें करता है, और मतलब बात करने लायक है। ऐसी ऐसी एक धारणा सी थी कि काम भी करते हैं लोगों के। तो मैंने कहा तू क्या करता है? एक लड़के से बात हो, मेरे साथ चलता रहा, मैं बात करता रहा। कहता मैं ना ऐसे खच्चर का काम करता हूँ, सामान ऊपर लेके जाता हूँ, ये वो। तो मैं बात की बात निकाली, मैं कहा कहाँ लेके जाता है? कहता वो पहाड़ी। मैंने कहा वहाँ पहाड़ी में तो कोई भी नहीं है। तो फिर धीरे धीरे उससे पता चला कि कोई ऊपर किसी मिलिटेंट ग्रुप का एक ट्रेनिंग कैंप है, कुछ ऐसा ऐसा उसकी बातों से हमें हमें लगा। और ये जो है 4-5 खच्चर लेके 15-20 दिन में सामान लेके जाते हैं ऊपर। सामान क्या चाहिए ऊपर? रजाइयाँ चाहिए, कंबल चाहिए, जूते चाहिए, जुराब चाहिए, बैटरी जो उनके सेट है उसमें सेल लगते हैं। वो एक दिन के अंदर 4-5 सेल खत्म हो जाते हैं जब आप रेडियो सेट यूज कर रहे हो किसी से बात करने के लिए। तो उनको हजारों की तादाद में रेडियो के सेट वो चाहिए, सेल चाहिए। फिर उनको खाने के लिए उनको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, उनको ये सारी चीजें चाहिए सर्वाइवल की। ये कोई अफलातून थोड़ी ऐसे घूम रहे हैं, पिक्चर नहीं बन रही है, वो खाना भी खाते हैं उनको। तो तो खबर हुई तो हमने उसको प्रोसेस करने में हमें 2-4 दिन लगे, और मैंने बताया अपने सीईओ को, सर ऐसे ऐसे खबर है और वहाँ पर एक कैंप हो सकता है। कहता अच्छा। मैंने कहा लेकिन वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, और अगर हेलीकॉप्टर मिल जाए तो हम ना सीधा वहाँ उतर जाएं। तो मैंने तो कमांडो कोर्स किया हुआ है, मैं तो, बट मुझे नहीं, मेरे जवानों ने थोड़ी कर रखा है। वो कहता है यार तू तो, और तूने इतने साल पहले किया था कोर्स, और वहां लैंड कर नहीं सकते हेलीकॉप्टर विदाउट दिस थिंग। फिर जैसे हेलीकॉप्टर मांगोगे तो परमिशन ऊपर तक, कि भाई क्या है, सबकी नजरें हो जाएंगी, भाई क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कुछ मिला तो कहोगे यार। ये भी तो होता है ना, आप मांग लो और ना हो कुछ निकले तो कहेंगे यार ये तुम तो ऐसे। तो ये होता रहा। एक फिर बड़ी जबरदस्त बर्फ पड़ी है, जनवरी 2003 की बात है। 3-4 दिन तो इतनी बर्फ पड़ी कि मतलब जा नहीं सकते थे वहां। फाइनली फिर मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा करते हैं हम ग्राउंड से ही एक ऑपरेशन प्लान करते हैं, देखी जाएगी। अब आप सोचो बर्फ के अंदर हम जा रहे हैं, अगेन जीपीएस नहीं है, और कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और वो बंदा गाइड है हमारा, वो भी डरा हुआ है, कहाँ लेके जा रहा हूँ इनको। और हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं ऐसे, ये नहीं पता कि ऊपर बंदे हैं नहीं हैं, गोली भी चल सकती है। किसी भी टाइम, किसी भी टाइम। ये नहीं पता कितने बंदे हैं, क्या बंदे हैं, इसकी खबर। हमारे पास कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं, ये नहीं कि मैंने, ये कोई यूएस आर्मी थोड़ी है कि मैं देख लिया और फिर मतलब पूरा को पूरा। अब तो है हमारे पास, अब तो ड्रोन है, यूवी। अब की मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तब अब क्या करें। हमने कहा सर करते हैं जाना तो मैं तो कहता ठीक है छोड़ो। तो फिर मैं अपने बंदे लेके गया वहां पे, एक और 2-3 ऑफिसर्स को और लेके गया अपने साथ में। तो हमने एक ग्राउंड से एक ऑफेंसिव प्लान किया। एक पहाड़ी है, खंजल तांज करके उसका नाम है। तो बड़ा मतलब मेरे रोंगटे खड़े, मुझे समझ ना आए कि फायरिंग होगी तो क्या करेंगे, किधर से फायर है, कुछ मतलब ना, ये पिक्चरों में लगता है ऐसे होता है वैसे होता है, रियल लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है, यू डोंट नो। तो हम पहुंचे वहां, मतलब आसपास गए, तो मैंने कहा भाई अब नजदीक आ गए, अच्छा अब चिल्ला भी नहीं सकते हो,
आपने जो ब्रीफिंग कर दिया आपकी टीमें वैसे ही चल रही हैं। तो जब नज़दीक पहुंचे तो हमने पहली हट के पास गए तो हट खाली मिली। सिविल में थे सर? हैं? सिविल में थे आप या प्रॉपर ड्रेस में? नहीं, मिक्स था। मैंने जनरली मिक्स करके रखते थे हम, या कई बार सिर्फ सिविल में, कोवर्ट में भी। वो छोटे, इसमें हम उसमें थे पूरा, क्योंकि बड़ी पार्टी गई थी, इक्विप्ड। यूनिफॉर्म में थे। तो हमें फिर हमने वो सर्च करना शुरू किया, तो पहाड़ी की ना, जैसे वो 10-12 हट्स थी वहाँ पे, और उसमें हमें बहुत सामान मिला। मतलब 20-30 रजाइयाँ, कंबल, देसी घी, ड्राई फ्रूट, कस्टर्ड पाउडर, माचिस के बड़े-बड़े कार्टन, और ये सेल्स, हज़ारों बैटरी के सेल्स, जूते, नए जूते, जुराबें, ड्रेसेस, इनर, ग्लव्स, ये बालकलावा, ये वो बहुत सामान था। तो क्या हुआ, जब ये बंदा पिकअप किया ना हम लोगों ने, तो धीरे-धीरे क्या, गाँव में बड़ी तेज़ खबर फैलती है। कहीं न कहीं उनको पता लग गया, यार जो हमारे पास सामान लेके आता था वो उसका कहीं कनेक्ट हो गया है। और वो जो 4-5 दिन बर्फ पड़ी, उसमें वो कैंप खाली करके निकल गए। ओके। तो जब हम पहुंचे, तो इसको मैं सबसे बड़ा ऑपरेशन मानता हूं, लेकिन इसमें हमने मिलिटेंट कोई नहीं ठोका, बट हमने एक बहुत बड़ा कैंप डिस्कवर किया। अगले दिन ये हेडलाइन न्यूज़ थी कि मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप बस्टेड बाय 36 आरआर। ओके। और उसमें फिर हमने, फिर दोपहर के 2-3 बज गए, हमने फिर ना, इतना टाइम, हम वापस भी जाना था। हमें ये भी था कहीं रात रुक गए यहाँ, ये कहीं और से कोई और ना आ जाए और यहाँ हम फंस जाए, हमारे पास वो भी नहीं है। तो हमने जो भी हट्स थी उनकी डिगिंग करी, उनके अंदर उन्होंने पॉलिथीन के अंदर ऐसे सारा सारा सामान उसमें जो है स्टोर करके रखा हुआ, जो हमने डिग आउट किया। और फिर हमने पूरे उसकी होली जलाई, और शाम को फिर वहीं से रेडियो पे मिलाप किया अपने ब्रिगेड में, और उसमें हमने कहा अब आप हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, ऊपर से देख लो हमारे को। तो फिर वो ऊपर से आया हेलीकॉप्टर, देख के चला गया कि हाँ भाई ये कुछ, ये बात सही है जी। जो ये मोर साहब कह रहे थे, यश मोर की जो पार्टी एक्चुअल में यहाँ पर है। सो देन इट बिकेम अ वेरी बिग ऑपरेशन कि वी बस्टेड अ ट्रेनिंग कैंप एट दैट एल्टीट्यूड, हिम्मत करके, अपनी इंटेलिजेंस, अपना सब कुछ करके, अपनी प्लानिंग करके। तो ये सब अच्छा लगता है कि टांगों में दम था तब चढ़ पाते थे। नहीं, बिल्कुल सर, आज हमने बहुत अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे बात की, जियोपॉलिटिकल भी की, भारत के बारे में भी की। बट इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन ख़त्म करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतने एस्पेक्ट्स की बात करने के बाद, आपके हिसाब से अगर हम करंट या आने वाले कुछ सालों में इंडिया के लिए सबसे क्रूशियल चैलेंज अगर देखें, मैं सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी थ्रेट की बात नहीं कर रही, कोई सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपको लगता है कि इंडिया को उस पे काम करना चाहिए करंटली या आने वाले सालों में, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए, इसमें सरकार को भी, बुद्धिजीवियों को भी, वो करना चाहिए। हमारा ना, हमारा समाज बहुत बँट गया है अनफॉर्च्यूनेटली, कुछ तो इंटरनेट से, कुछ पॉलिटिशियन से। हम सबसे पहले तो रिलीजन देखते हैं दूसरे का, फिर कास्ट देखते हैं। इतना कास्टिज़्म जब मैं था गाँव में इतना नहीं था जो आज हो गया है। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, देखो देश कोई भी ग्रेट तब बनता है जब उसकी सोसाइटी मेल करके रहे। सोसाइटी के अंदर दुष्प्रचार ना हो, एक दूसरे को एक अच्छी नज़र से देखें। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, नागा है, एसमीज़ है। हमारा इतना वैरायटी का देश है। मैं तो अपने अपने स्टूडेंट्स को देश भर में ट्रैवल करता हूँ, यही कहता हूँ, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। इस देश की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी है। हमें वन नेशन वन ओपिनियन नहीं चाहिए, भाई माफ़ कर दो हमें। हमें वन नेशन मैनी ओपिनियंस चाहिए। ये आर्गुमेंटेटिव इंडियन है ये देश, सारे पॉलिटिकली सेवी हैं, लेकिन ताना-बाना जो है ना सोसाइटी का, ये जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इससे अगर हम बचा लेंगे इस देश को, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो हम अब बचपन में सुनते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अनेकता में एकता, और भारत इतने बिरंगे देशों की बगिया है, प्रांतों की भाषाएं अलग, कपड़ा पहनावा अलग। ये सबसे जरूरी चीज़ है। एक सोशल इसके लिए मूवमेंट होनी चाहिए, और इसमें ये नोएडा वाले बैठे हैं, इनका बड़ा रोल है। इनको कोई अगर चुप करा दे शाम के टाइम, प्राइम टाइम पे, कि 6 महीने बंद कर दो, 6 महीने अच्छी बातें करो। एक तो ये है, इसको अगर हम ठीक कर सकते हैं, यंग जनरेशन को बचा सकते हैं ये उन्माद से, फिर हम बात करेंगे एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत, बिल्कुल भी एक फ्यूचर सुपर पावर के लायक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है। फिर हमारी हेल्थ,
मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जिस दिन हम गांव का प्राइमरी स्कूल और गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिस दिन अच्छा कर लेंगे, जिस दिन ये दो चीजें वर्ल्ड क्लास हो जाएंगी, लोग अपने आप सल्यूट मारेंगे, जी आप बन गए विश्व गुरु। आप, हमें और कुछ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, और ना ही जिंगोइज्म से हम, वी आर अ ग्रेट कंट्री बट इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जो गांधी जी कहते थे ना, भारत गांव में बसता है, तो हमें बॉटम्स अप अप्रोच से देश को आगे लेके जाने की जरूरत है। पहले गांव ठीक करें, गांव के स्कूल ठीक करें, गांव के छोटा जो अस्पताल है वहां अभी भी आप देखते हो क्या हालत है, हमारी ट्रेन्स की क्या हालत है। तो कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर को हमने बचा के रखना, हमारी सोसाइटी को, और ये जो राइट ज्यादा बहुत कट्टरपंथी, इसको बचा के रखना है। एजुकेशन में काम करना है, हेल्थ में काम करना है, और फिर बाकी चीजें। हम 150 करोड़ का देश है, हमारी ताकत ऐसी है कि जो मर्जी पावर में रहेगी पार्टी, 6-6.5% तो हम ग्रो करेंगे ही करेंगे। भाई इतना बड़ा हजूम रुक कैसे सकता है? कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे हम, ट्रू। कुछ तो करेंगे काम ना, पुरुषार्थ है। तो वो देश चल रहा है, और 15 अगस्त 1947 से प्रोग्रेस हो रही है, रुकी नहीं है। कोई कहे जी अब शुरू हो गई है, पहले रुक गई थी, ऐसा नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एज अ नेशन, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशन, एंड ऑल ऑफ अस, मतलब हाथ पकड़ के चलेंगे तो आगे जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कुछ ही आगे चले जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, दैट मे नॉट बी इन आवर इंटरेस्ट। तो मैं तो यही बार बार यही बात कहता हूँ। मतलब बाहर की डेवलपमेंट में हम इतना जूझ चुके हैं कि जो अंदर लड़ाइयाँ हैं उनको हम कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर पा रहे। प्रायोरिटी की बात है ना, फाइनली प्रायोरिटी की, पैसे की कमी नहीं है इस देश में। प्रायोरिटी कहाँ है आपकी? आप किस चीज को तवज्जो देते हो, किस चीज पे ध्यान है? तो वहां अगर ध्यान देंगे तो वो डेवलप हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हम अपने छोटे बच्चों को जल्दी से, साइंटिफिक टेम्पर कितना अपने देश, आप खुद बताओ, आप तो बहुत बहुत अकम्पलिश्ड हो, कितना साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश। विदाउट साइंस कैन वी ग्रो? नॉट एट ऑल। क्या इज देयर एनी फ्यूचर फॉर अस विदाउट साइंस? No. क्या है हमारे साइंस में अदर देन कोडिंग फॉर अमेरिकन कंपनीज और टुमारो फॉर चाइनीज कंपनीज? कोई प्रोडक्ट बनाया हमने? वी हैव नो प्रोडक्ट। क्या लीवरेज क्या है आज हमारे पास? वी हैव नो लीवरेज अदर देन कि भाई हमारा मार्केट बड़ा, 150 करोड़ लोग हैं। भाई ठीक है लोग, बट ये क्या प्लम्बर और वो इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं, ये साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बट वो इकोसिस्टम नहीं है। कोटा कोचिंग फैक्ट्री से आईआईटी आता है, आईआईटी से आईआईएम करता है या आईएएस कर जाता है। भाई ये कुछ बनाएगा नहीं। इसको आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, नंबर लेने हैं, नंबर कूट कूट के नंबर ले, फिर कोचिंग कर, फिर कोचिंग की, फिर वहां फिर आईएएस बन जा या आईपीएस बन जा या फिर कुछ और कर ले। दिस इकोसिस्टम इज नॉट प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स। वो स्टार्टअप आधी फेल हो जाती है, आधी से ज्यादा फेल हुआ, आप लोग पता है, यू आर इन दिस मोर देन दैट बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों, मैं नाम क्या लूं कंपनियों के, यहाँ आसपास तो नजर मारोगे तो नजर आती है। 99% से ज्यादा स्टार्टअप फेल होते, और नाम स्टार्टअप इंडिया। भाई स्टार्टअप का इंडिया स्टार्टअप तब बनेगा जब गांव से कोई स्टार्टअप करके आएगा और स्कूल की एजुकेशन अच्छी होगी, अच्छी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स, अच्छा वो वातावरण बनाएंगे ना, तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। मेरे सब बंदा बहुत पॉजिटिव है, बट नहीं सर, बहुत गहरी बातें कही आज आपने, और आई एम श्योर जो व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, और एक पॉजिटिविटी भरी है आज आपने देश के लिए, और आपने एक मैसेज कन्वे किया है कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, पहले बेटर है कि अपने आप को बड़ा कर लिया जाए। बिल्कुल। और अगर हम बड़े होंगे सर, कोई आंख उठा के देखेगा भी नहीं हमारी तरफ। और क्यों देखेगा कोई? हम बिजनेस करने आएंगे। यस भाई अमेरिका की तरफ कौन आंख उठा के देखेगा? सब बिजनेस करना चाहते हैं ना। ट्रंप के टैरिफ से मार पड़ी है, ट्रंप की मिसाइल से तो नहीं किसी को मार पड़ी। एग्जैक्टली। वो भी अमेरिका तो खैर बेकार, वो भी बॉम्ब भी गिरता रहता है इधर, बट फाइनली इट इज ट्रेड। ह्यूमंस आर मेंट टू ट्रेड। आपकी ट्रेड क्या है आज? आप कितने देशों के साथ ट्रेड कर रहे हो? आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं ना, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा 2.5% हिस्सा है। जी तो बहुत स्टार्टलिंग है हमारी कई चीजें, जिन पे हमारे पास कम से कम 10-20% वर्ल्ड ट्रेड होनी चाहिए ना हमारे पास, बट वी डोंट हैव, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। 140 करोड़ है सर, बात आपने सही कही, कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। कम से कम होना चाहिए, है 2%, 2.5%। यस इनोवेशन जिल्च। जी तो सर थैंक्स फॉर योर लॉट ऑफ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी बताई जो मतलब मेरे लिए भी नहीं थी, और जो जिस तरीके से आपने चीज़ें इंड्यूस की हैं, और आई एम श्योर कि बहुत पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आप। एंड व्यूअर्स के लिए भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो सर के लिए, प्लीज़ आप कमेंट करना शुरू करें, और अगर आपके क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट होंगे सर के लिए, तो हम सर को फिर से इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू, जय हिंद।